A very, very most welcome to all of you. And today is the second class of class 9s. As you know, and previous classes we have studied about the intermolecular force and force of attraction. And today's this is the second lecture of the first chapter, matter in our surrounding. Now, today we want to discuss again two topics: intermolecular force and intermolecular space. तो इन दो टॉपिक को हम पहले समझ लेते हैं, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके आगे हम जो और हमारी फर्दर डिफ्यूजन और काइनेटिक एनर्जी जो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे उनको हम समझेंगे। फिर समझेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और फिर लिक्विड एंड गैस और फिर प्लाज्मा एंड उसके आफ्टर हम बीई से पढ़ेंगे। तो समझ लेते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है। ये हमारा लेक्चर नंबर सेकेंड है। तो इसमें हम बात करना चाहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। फर्स्ट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और सेकंड जो हमारा होगा वो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम बहुत इस संक्षिप्त में इसको बोलना चाहें तो IMF बोलेंगे इसको। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं कह सकते, इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। IMS इसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम FOA बोलेंगे, ठीक है। ये शॉर्टकट अपना लैंग्वेज है। चलिए, हमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और फोर्स, ये दोनों में एक इंटरकनेक्शन है, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा हमें जब अभी ये दो पॉइंट जो है ना वो हमारे सॉलिड और लिक्विड और गैस को समझने में हेल्पफुल हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हम दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। कल हमने इस पे बात किया था। क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है। तो थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम से बताता हूं। मान लेते हैं ये कोई एक सीट है और इसमें ये यहां पे जो लगे हुए हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं या हम कह सकते हैं पार्टिकल्स हैं। अब आपको इसके बीच में एक जगह पर स्पेस दिख रहा है, ये आपके पार्टिकल्स हैं। क्या है ये? पार्टिकल्स। 1 2 3 4 ऐसे करके जो बीच में है वो पार्टिकल्स हैं। अब इसमें पार्टिकल्स के बीच में आपको दिख रहा है कि ये आपका स्पेस दिख रहा है, ये कुछ खाली स्थान है जहां पर पार्टिकल्स का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, जहां पर पार्टिकल्स उस स्थान को ऑक्युपाइड नहीं कर रहे हैं। तो उस स्थान को हम बोल देते हैं क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या बोल देते हैं इसको? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ना, मान लेते हैं ये जिसको हम देखना चाहें तो एक प्रकार से ये सॉलिड का है। एक स्ट्रक्चर लेते हैं कि ये सॉलिड का स्ट्रक्चर है, तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो सॉलिड में कम है। ऐसे यदि हम लिक्विड में बात करें तो अधिक होगा और गैस में उससे ज्यादा अधिक होगा। ये जो सॉलिड है, अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि पास पास में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये वाला पोर्शन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हो जाएगा जो भी हम इसमें कलर कर रहे हैं, ठीक है। इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इसके बीच में जो भी हमने कल बात किया था कि कोई भी जो पार्टिकल्स होते हैं, यदि कोई सॉलिड है, यदि ये मार्कर है और ये मार्कर ये सॉलिड है, ये रिजिड है। रिजिडिटी मतलब होता है दृढ़ता। यदि ये दृढ़ है तो उसका मतलब है कि इसके जो पार्टिकल्स है ना वो आपस में, उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। मान लेते हैं कि ये जो फिगर शो किया गया वो इस मार्कर का है, कोई जो कि मैंने एक जगह से इस मार्कर का कोई एक पार्टिकल लेकर यहाँ पर हमने शो करने का कोशिश किया है। तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इस वाले पार्टिकल और इस वाले पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो बहुत ही ज्यादा है। यानी जो आपके एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में जो दूरी है ना वो कम है। वो कम इसलिए क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो जो पार्टिकल्स के बीच की दूरी होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो आई होप आपको बात ये समझ में आई होगी। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होने के कारण, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक मैं आपको रिलेशन लिख कर दिखा रहा हूं जो कि मैंने कल लिखा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रेसिप्रोकल मान सकते हो 1 अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के। इसका क्या मतलब हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका यदि अधिक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब जो सॉलिड है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा है, इसलिए स्पेस क्या है, कम है।
यानी इन दोनों का रिलेशन होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। इसी प्रकार से ये सॉलिड हो गया। फिर यहां पर मैं एक लिक्विड का फिगर बनाना चाहूं तो लिक्विड का फिगर कुछ ऐसे करके बनेगा, जो उसके बीच में एटम होंगे ना वो कुछ यूं होंगे। अब ये आपका एक लिक्विड का फिगर है, किसका है, कह सकते हैं ये किसी भी लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, जो कि इसके बीच में आप देख रहे हो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज्यादा है, IMS बहुत ही ज्यादा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वो तो हमारा कम होगा। यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यदि अधिक है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा अकॉर्डिंग टू दिस, और यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, कम होगा। यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो कम है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, वो कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, अधिक है। यहां पर क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अधिक है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है अकॉर्डिंग टू दिस। तो हम इसमें कह सकते हैं, फिर अगला यदि मैं लेना चाहूं तो अगला टर्म होगा हमारा गैस का। अब गैस में आप देखते हैं कि पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं। अब चूंकि इसमें क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज्यादा है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है, या हम कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल है, नगण्य है, मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं, यानी बहुत ही कम इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसी वजह से क्या होता है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एक जगह से दूसरी जगह पर बह रहे होते हैं। हाँ, उसमें एक पॉइंट एक मॉलिक्यूल अधिक है, इसलिए हम 15 लीटर का यदि मैं कंटेनर ले लेता हूं तो उस कंटेनर में क्या होता है 100 ml या 100 ग्राम ही जो गैस होती है ना पूरे कंटेनर में छा जाती है, क्योंकि इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो नेग्लिजिबल होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसलिए ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है, तो हम यहां पर समझ पाएंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम। ये जो होते हैं वो किसी भी पार्टिकल्स में पाए जाते हैं। हमने आपको थोड़ा ये दो टॉपिक रिवाइज करा दिया है, इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन। तो पहले इसको आप करेंगे नोट और फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। नाउ डियर स्टूडेंट, वी विल डिस्कस अबाउट द डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? इन आवर क्लासेस वी विल क्या कहते स्लाइटली स्टडी अबाउट द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स क्या होता है, इसको हिंदी में बोलना चाहे तो हम कह सकते हैं विसरण। क्या बोल सकते हैं इसको हम, विसरण। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स बाय ओन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी पार्टिकल्स का अपने स्वतः एक दूसरे में मिक्स हो जाना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। बाय एग्जांपल इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। या डिफ्यूजन की बात करें, विसरण की बात करें, तो आप देखते हैं कि हमने क्या किया कि लिया परफ्यूम, और परफ्यूम को हम यहां पर स्प्रे करते हैं, और जैसे उसको हम स्प्रे करते हैं वो पूरे कमरे में जाकर फैल जाता है। अब हम जानते हैं कि जो हमारा परफ्यूम है उसमें क्या है, स्प्रे है, यानी फॉग कह सकते हैं या गैस है, और हमारे एनवायरनमेंट में एयर है। तो ये जो एयर है और गैस है वो एक दूसरे में आपस में मिक्स हो जाते हैं। इस बात को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। आप एक तरीके से और समझ सकते हैं डिफ्यूजन को कि आपने देखा होगा यदि हम चॉक लेते हैं और उस पर ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं और काफी दिनों तक उसको लिखा छोड़ देते हैं, तो होता क्या है कि वो जो चाक होता है वो जाकर बोर्ड के साथ फिक्स हो जाता है। उस फिर में इसको इरेज करने में मतलब थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है, क्योंकि वो जो सॉलिड एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के साथ क्या कर गया है, डिफ्यूज कर गया है। वैसे ही गैस में डिफ्यूजन होता है। हम मोमबत्ती अगरबत्ती को लेते हैं और कमरे में लगाते हैं तो वो डिफ्यूजन कर जाता है, विस्फोट करके एक जगह से दूसरी जगह पर फैल जाता है। तो द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स बाय ओन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन का हम डिफिनेशन लिख सकते हैं जो कि हमने इसमें जाना है, ठीक है। यानी स्वतः किसी भी चीज का मिक्स हो जाना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहता है। हाँ, लिख सकते हैं हम इसको, the intermixing of particles by own, that is called diffusion. That is called diffusion.
ओके, ये हम लिख सकते हैं। बाकी आप जानते हैं कि एनसीईआरटी को हमें पढ़ते ही रहना है। डिफ्यूजन होता क्या है, तो उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो काइनेटिक एनर्जी होता है। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? इसको हम हिंदी में बोलना चाहें तो कह सकते हैं गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको हम? गतिज ऊर्जा। ये काइनेटिक एनर्जी जो भी होता है ना, हर पार्टिकल्स में पाए जाते हैं। हमारे मैटर का एक फीचर्स है काइनेटिक एनर्जी, उसमें पाया जाना। इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही क्या होता है कि चीजें आपस में इंटरमिक्सिंग होती हैं, यानी कोई भी एक पार्टिकल दूसरी जगह पे जा रहा है, दूसरी से तीसरी जगह पे, तीसरी से चौथी जगह पे। दिस इज द रीजन बिहाइंड इट, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी है क्या, गतिज ऊर्जा है क्या? जब भी हम हीट बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं? हीट, टेम्परेचर। जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? टेम्परेचर, एक रिलेशन है। जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ना, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो रिलेशन है इसको हम दिमाग में रखेंगे। टेम्परेचर को आप बढ़ाइए और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा। कैसे? मान लेते हैं, हमें करते क्या है कि यदि हम वाटर लेते हैं, तो वाटर यहां पर किसी हम कंटेनर में वाटर ले लेते हैं। ये हमारा वाटर है, सॉरी, कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमने क्या ले रखा है? वाटर ले रखा है। अभी देखिए, वाटर अभी भी क्या है कि इसमें आप ये चीनी डालते हैं तो घुल जाता है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी डिफ्यूजन, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वाटर के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह पे ऑसिलेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इसलिए क्या है, चीनी इसमें घुल जा रहा है। होता क्या है कि जैसे इसमें आप क्या करते हैं, हम को चीनी बहुत तेजी से घोलना होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हीट देते हैं। क्या देते हैं यहाँ पर? हीट। और जैसे हम यहाँ पर हीट देते हैं ना, तो होता क्या है कि इस जो पार्टिकल से टेम्परेचर बढ़ता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना, वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो बढ़ जाती है। जो यहाँ पर वाटर के पार्टिकल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो हो जाती है वो बढ़ने लगती है। ठीक है, अब यहाँ पर हीट पड़ा, टेम्परेचर बढ़ा, तो ये जो अभी धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहे थे ना, अब ये तेजी तेजी से के साथ वाइब्रेट करेंगे, और जब तेजी से वाइब्रेट करेंगे तो और तेजी से टकराएंगे, और जैसे जैसे टकराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे वाटर वेपर में। हालांकि ये कहानी तो बात की है वाटर वेपर में क्यों चेंज हो रहा है, इसमें हम यहाँ पे रीजन समझ सकते हैं। हम समझ रहे हैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को। तो काइनेटिक एनर्जी की आपको समझ में आई होगी कि यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी सिस्टम का, यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसमें टक्कर होंगे, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में क्या होगा? टक्कर होगा। और इसी टक्कर की वजह से, इसी टक्कर के कम होने से, इसी टक्कर के अधिक होने से, जो हमारे सॉलिड और लिक्विड और गैस होते हैं ना, ये अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। यानी स्टेट को चेंज करने के जो तरीके हैं ना, वो दैट इज टेम्परेचर। वो टेम्परेचर पर करता है। टेम्परेचर कम करोगे, काइनेटिक एनर्जी कम होगा। टेम्परेचर को बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे। टेम्परेचर को घटाओगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा और मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे। तो हम इसको फर्दर में पढ़ेंगे, सॉलिड गैस और इस स्टेट ऑफ मैटर के बारे में आप हेडिंग लिख रहा हूं, करेंगे इसको हम फर्दर क्लासेस में, क्योंकि हम वीडियोस को बहुत लंबा नहीं ले जाना चाहते हैं, आप इसको शॉर्ट में देख पाए। तो हमें लग रहा है आपको काइनेटिक एनर्जी समझ में आई होगी कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है। बाकी एनसीईआरटी तो आप पढ़ते ही रहेंगे। यदि हम बात करें स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो ये हमारा स्टेट ऑफ मैटर जो होता है ना, वो होता है 3 प्रकार का: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर हमारा चौथा और पांचवा भी होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इन सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, बीईसी के बारे में एक एक करके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा सिर्फ इतना ही है। आप इसको नोट तैयार करिए, काइनेटिक एनर्जी को अच्छे से रिलेट करिए, टेम्परेचर को रिलेट करिए, और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और फोर्स वजह है उसको अच्छे से आप समझ लीजिए। क्या रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में वो समझ लीजिए, फिर आपका जो भी नेक्स्ट पॉइंट होगा बहुत इजीली आपको समझ में आना है। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी बात में समझ में आई होगी। ये रिलेशन आप ध्यान में रखेंगे, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स जो होंगे वो दूर दूर जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पे पार्टिकल्स क्या होंगे? वो दूर दूर जाएंगे, और घटने पे वो क्या आएंगे? पास पास आएंगे। इसको हम पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में।
एक हमने क्वेश्चन दिया था कि मैटर किसे कहते हैं, और शायद कि मैटर कौन कौन सी चीजें मैटर नहीं है। तो मैटर एक अपना सनलाइट नहीं है ना उसमें, हालांकि हम बेस मारते गूगल पे डालते हैं तो वो आएगा कि सनलाइट जो है मैटर नहीं है, लेकिन डुअल नेचर ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग यदि हम नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे तो उसमें क्वांटा जैसी चीजें आती हैं, एक्सप्लेन होता है। हमारे क्लास का ये नहीं है लेकिन हमें समझना चाहिए। तो उसमें डुअल नेचर, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर होता है सनलाइट, तो उसको भी हम मान सकते हैं कि जो सनलाइट है वो भी एक पार्टिकल से, कोई भी पार्टिकल हो, ये पार्टिकल कुछ भी हो, कितना भी नेग्लिजिबल हो, लेकिन ये कोई चीज पार्टिकल है तो उसमें कुछ ना कुछ मास होगा, भले ही इसको मान लें कि वो नेग्लिजिबल है। लेकिन खैर अभी हम मान रहे हैं कि जो सनलाइट है वो वेव नेचर का है और दैट इज नॉट मैटर, वो मैटर नहीं है। ठीक है, तो एक सनलाइट इसमें आ जाता है। ये अपना क्वेश्चन था और इसको आप करेंगे और अच्छे से नोट्स बनाते रहेंगे। एनसीईआरटी को बार बार रीड करते रहिए लाइन बाय लाइन, और फिर मिलते हैं फर्दर क्लासेस में। थैंक यू, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू कमिंग इन माय क्लासेस। थैंक यू।